जय हिंद डियर कैडेट, मैं हूं एएन अमरेंद्र सिंह सीनियर डिवीजन और आपके लिए लेके आया हूं एनसीसी बी सर्टिफिकेट 2025-26 का एक ओरिजिनल मॉडल पेपर। आपके एग्जाम में इस मॉडल पेपर से 70 से 80% क्वेश्चन सेम टू सेम मिलेंगे, इसलिए इस मॉडल पेपर को आप 2 से 3 बार देख के एग्जाम देने से पहले 2 से 3 बार देखकर एकदम कंफर्म याद कर लीजिए और अपने सभी दोस्तों के पास इस वीडियो को शेयर कर दीजिए, जिससे उनका भी क्वेश्चन सही हो और सब अल्फा ग्रेड से पास हो सके। बहुत समय न लेते हुए सीधे आप जनरल इंस्ट्रक्शन जो है इसे आप पढ़े ही होंगे। सबसे पहले आपको ओएमआर बेस्ड जो है एग्जाम होगा। ओएमआर पे कोई कटिंग राइटिंग अलाउ नहीं है। ओएमआर सीट आपको एक ही मिलेगी, कोई दूसरी एडिशनल मार्क्स ओएमआर सीट नहीं मिलेगी। प्रत्येक क्वेश्चन जो है इसमें प्यारे बच्चों वो 2 नंबर के हैं। 175 क्वेश्चन आपके होंगे और एक क्वेश्चन 2 नंबर का होगा। क्वेश्चन का जो है वो पेपर 3 पार्टों में बटा होगा। ये देखिए यहाँ पे लिखा है। पेपर जो सेकंड होगा वेपन ट्रेनिंग से 15 क्वेश्चन आएंगे। थर्ड में जो है वो 105 क्वेश्चन आएंगे, जिसमें डिजास्टर मैनेजमेंट, लीडरशिप और पर्सनालिटी डेवलपमेंट के क्वेश्चन रहेंगे। और पेपर फोर्थ में ये 55 क्वेश्चन आएंगे। इसमें आर्म फोर्सेस रिलेटेड, मैप रीडिंग से रिलेटेड 55 क्वेश्चन आते हैं। और ये जो है 55 क्वेश्चन अलग अलग विंग के लिए अलग अलग होता है। जैसे आर्मी विंग के लिए अलग होता है, नेवल विंग के लिए अलग होता है और एयरफोर्स विंग के लिए अलग होता है। ये चीज यहाँ पे लिखा है कि पेपर पार्ट सेकेंड और थर्ड कंपल्सरी है, सभी के लिए अनिवार्य है, सभी विंग के लिए अनिवार्य है। और जो पेपर का फोर्थ पार्ट है जहां से 55 क्वेश्चन आते हैं वो सारे विंग के लिए अलग अलग है। तो चलिए शुरू करते हैं इस पेपर को और ये देखते हैं एकदम ओरिजिनल मॉडल पेपर है आपके 2026 का। 70 से 80% जो क्वेश्चन है यहीं से आने की संभावना है। सबसे पहले ही क्वेश्चन देखिए लिखा है, क्वेश्चन संख्या 1 है कि .22 राइफल की प्रभावी रेंज क्या है? इफेक्टिव रेंज ऑफ .22 राइफल। तो .22 राइफल की प्रभावी रेंज है 25 गज। पहला ऑप्शन सही है। जब .22 की बात आ जाए तो आपको 4-5 चीजें याद रखनी है। कौन सी चीजें याद रखनी है? सबसे पहला तो इसकी लंबाई याद रखनी है। पॉइंट आप सभी को कैडेट्स को पता होगा, .22 राइफल 2 प्रकार की होती है। एक .22 नंबर 2 MK मतलब मार्क 4 BA बोल्ट एक्शन, और दूसरा होता है .22 डिलक्स। ये दोनों चीजें आपको याद रखनी है। तो पॉइंट इसकी लंबाई कितनी होती है? इसकी लंबाई होती है 45 और इसकी लंबाई होती है 43 इंच। अब इन दोनों चीजों को याद रखना है। वेट इसका आपको याद रखना है। इसका वेट होता है 2.78 kg और ऑन्स में अगर आप पाउंड में याद करिएगा तो 6 पाउंड 2 ऑन्स, ये आपको याद रखना है। और इसका होता है 8 पाउंड 10.5 ऑन्स, ये आपको याद रखना है। बाकी जो कारगर रेंज है दोनों की सेम है। मजल वेलोसिटी है वो 2700 फीट प्रति सेकंड है। दोनों में बैरल में 6 ग्रुप्स होते हैं। अधिकतम जो रेंज है वो 1700 गज है, लेकिन 33 डिग्री एंगल पे जब हम रख के फायर करते हैं तब है। दोनों का कैलिबर .22 ही है। सामान्य फायर दर, साधारण फायर दर दोनों के 5 राउंड प्रति मिनट है और रैपिड फायर दर दोनों के ही 10 से 15 राउंड प्रति मिनट हैं। तो दोनों के जो बुलेट होते हैं उनका वजन है 38 से 40 ग्राम होता है। जो बुलेट हैं वो लीड एंड कॉपर के बने होते हैं। रिम और रिमलेस होते हैं। बुलेट की लंबाई है वो 10 mm और बुलेट की लंबाई केस के साथ 15 mm। .22 राइफल से जितना हमने बताया ये चीजें आपको याद रखनी है। क्वेश्चन संख्या 2 है कि निम्नलिखित फायरिंग पोजीशन में से एक नहीं है। फॉलोइंग इज नॉट वन ऑफ दिस फायरिंग पोजीशन। तो लेइंग पोजीशन तो है ही, आपको पता है। नीलिंग पोजीशन है, स्टैंडिंग पोजीशन, ये कॉलिंग पोजीशन है, ये इसमें नहीं है। इसमें बी का दूसरा सही होगा। तीसरा क्वेश्चन देख लीजिए यहाँ पे, बैक साइड के मध्य और फोर्थ साइड की टिप को मिलाने को क्या कहा जाता है? अलाइंग द सेंटर ऑफ बैक साइड अपर्चर टू फोर्थ साइड टिप इज कॉल्ड। तो इसमें बच्चों सी वाला ऑप्शन सही है, साइड अलाइनमेंट कहा जाता है। क्वेश्चन संख्या 4 है कि अच्छी फायरिंग का मूल सिद्धांत है। तो अच्छी फायरिंग का मूल सिद्धांत में बच्चा बेसिक प्रिंसिपल ऑफ गुड फायरिंग आर। तो इसमें सभी कैडेट्स ध्यान दें कि उपयुक्त सभी, डी वाला ऑप्शन सही है। आप उचित पकड़ भी रखते हैं, सही निशाना लगाना और सही ट्रिगर ऑपरेशन, ये तीनों चीजें जो है अच्छी फायरिंग के मूल सिद्धांत में आती हैं। क्वेश्चन संख्या 5 है कि फायरिंग के दौरान सांस लेने की तकनीक निम्नलिखित में से है। फॉर ब्रीथिंग ड्यूरिंग फायरिंग फॉलोइंग इज द टेक्निक। तो इसमें सामान्य रूप से सांस लेते रहें, ये नहीं होता है। सांस जोर से सांस छोड़े, ये भी नहीं, इनमें से कोई नहीं। तो इसमें खा ऑप्शन सही है, बी ऑप्शन। होल्ड ब्रीथ। तो होल्ड ब्रीथ कब किया जाता है? जब हमें ट्रिगर को दबाना होता है एम लेने के बाद, तो हम हल्की सी सांस रोकते हैं और ट्रिगर को दबाते हैं। इसमें खा ऑप्शन सही है। क्वेश्चन संख्या 6 है कि फायरिंग के दौरान बट की सतह जहां गोली प्रवेश करती है कैसी होनी चाहिए? ड्यूरिंग फायरिंग द सरफेस ऑफ बट वेयर बुलेट इंटर्स शुड हैव। यहाँ पे बच्चों जहाँ पे हमें फायरिंग का ये रेंज पूछ रहा है, तो रेंज में क्या होता है? रेंज के पीछे मिट्टी भी होती है, ये सही है। टायरों के ढेर भी लगा सकते हैं आप, तो अधिकतर आप टायरों का ढेर नहीं लगते, लेकिन ऊंची दीवार होती है, सीमेंट की ऊंची दीवार होती है, तो उपयुक्त सभी हो जाएगा इसमें। ऑल ऑफ अबव, डी वाला ऑप्शन सही होगा। क्वेश्चन संख्या 7 है कि शॉर्ट रेंज पर फायरिंग स्पेस दिया गया है, टारगेट पर की जाती है। फायरिंग इज शॉर्ट रेंज इज डन ऑन
टारगेट। तो शार्ट रेंज पर जो फायरिंग की जाती है बच्चा 1 × 1 फीट वाले टारगेट पे की जाती है, इसमें बी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन संख्या 8 है कि पॉइंट ऑफ एम को फॉर साइड टिप और बैक साइड के मध्य से मिलाने को क्या कहा जाता है? अलाइनमेंट ऑफ द पॉइंट ऑफ एम टू फॉर साइड टिप थ्रू सेंटर ऑफ रियर साइड इज कॉल्ड। तो इसे बच्चों साइड अलाइनमेंट, इसमें बी ऑप्शन सही है, साइड अलाइनमेंट कहा जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन संख्या 9 है कि .22 बैरल की सफाई के लिए चिंदी का आकार होता है। फॉर क्लीनिंग .22 बैरल साइज इज चिंदी। तो बच्चों अभी आपने कहीं किताबों में पढ़ा होगा कि 4 × 2 इंच, 4 इंच लंबी 2 इंच चौड़ी, लेकिन जो DGNCC की किताब में लिखा है वो लिखा है 4 इंच लंबी और 1.5 इंच चौड़ी। ये वाला ऑप्शन इसमें सही है। और जो तेल के साथ चिंदी होता है उसका 4 × 1 इंच। जब तेल के साथ बैरल की सफाई की जाती है तो उस समय चिंदी का आकार हो जाता है 4 × 1 इंच। इसे आपको याद रखना है। क्वेश्चन संख्या 10 है, ये ओरिजिनल पेपर की फोटो मेरे पास मिल गई है, उससे मैं फोटो खींच कर बना रहा हूँ और मैं गारंटी के साथ कहता हूँ इस पेपर से आपके एग्जाम में, जो आपकी डायरेक्टरेट का जो एग्जाम है 29 मार्च को, उसमें से 70% क्वेश्चन इसी से आएंगे। जब गोली चलाई जाती है तो वह यहाँ पे किस रेखा का अनुसरण करती है? खाली स्थान यहाँ पे भरना है। When fired the bullet follow the line, कौन सा लाइन फॉलो करता है? तो ट्रेजेक्टरी, इसमें बी वाला ऑप्शन सही है। क्वेश्चन संख्या 11 है कि सही टिगर ऑपरेशन के लिए उंगली के किस भाग का उपयोग किया जाता है? फॉर करेक्ट टिगर ऑपरेशन विच पार्ट ऑफ फिंगर इज यूज्ड? प्रथम एवं द्वितीय जोड़ के बीच, इसमें खा वाला ऑप्शन सही है। क्वेश्चन संख्या 12 है कि दुरुस्त पकड़ कही जाएगी जब क्या होना चाहिए? बट कंधे में हो, कोहनी का मांस खींचा हो, उपयुक्त सभी, हथेली में टिका हो, फोर हैंड गार्ड हथेली में टिका हो। तो इसमें ऑल ऑफ अब उपयुक्त सभी हो जाएगा बच्चों, में उपयुक्त सभी हो जाएगा 12 में। क्वेश्चन संख्या 13 है कि जब हम सफाई के दौरान .22 की बैरल के आर पार देखते हैं तो हमें मिलता है, तो कितने ग्रुप से मिलते हैं? तो यहाँ पे 6 खांचे मिलते हैं। आपको पहले ही मैंने बता दिया था कि यहाँ 6 खांचे मिलते हैं। जो .22 की बैरल है उसमें कितने ग्रुप्स होते हैं? तो 6 ग्रुप्स होते हैं। अच्छा, एसएलआर की बैरल और इंसास की बैरल में भी 6 ग्रुप्स होते हैं, ये भी आपको याद रखना है। क्वेश्चन संख्या 14 है कि सही निशाने के बावजूद यदि गोलियां साइड में लगती हैं तो सुधार होगा, किसमें सुधार होगा? बैक साइड पर, यहाँ पे हा वाला ऑप्शन सही है, ऑन द रियर साइड। यदि राउंड नीचे हिट होता है तो सुधार पर क्या किया जाएगा? इफ द राउंड हिट्स बिलो द करेक्ट विल बी डन ऑन। तो यहाँ पे पिछली साइड, यहाँ पे रियर साइड, बी वाला ऑप्शन सही होगा। तो ये थे 15 क्वेश्चन वेपन ट्रेनिंग के। अब यहाँ से आपका पेपर का पार्ट शुरू हो जाता है। यहाँ से आपके आते हैं 105 क्वेश्चन, उसमें डिजास्टर मैनेजमेंट, लीडरशिप, एनसीसी जनरल और आपके हेल्थ हाइजीन से रिलेटेड क्वेश्चन होते हैं। तो देखिए एनसीसी जनरल का है और यहाँ पे लिखा है 6 में, अर्थात 3 क्वेश्चन आपके एनसीसी जनरल के आएंगे। तो देखिए 16 नंबर क्वेश्चन पे, एनसीसी की उत्पत्ति एक ब्रिटिश अवधारणा से हुई जिसे कहा जाता है यूनिवर्सिटी। ये वाला ऑप्शन सही है, यूनिवर्सिटी क्रॉप से फिर आगे बढ़ते बढ़ते एनसीसी का रूप लिया है। क्वेश्चन संख्या 17 है कि एनसीसी के अंतर्गत कितने एनसीसी निदेशालय होते हैं? हाउ मेनी डायरेक्टरेट आर देयर इन एनसीसी? तो एनसीसी में कुल बच्चों 17 डायरेक्टरेट है, आपको याद रखना है। और यही इन 17 डायरेक्ट एनसीसी के झंडे में जो कमल के फूल की पंखुड़ियां लगी होती हैं, वो 17 पंखुड़ियां होती है, इसी को वो रिप्रेजेंट करती हैं, मतलब वहाँ पे प्रदर्शित करती हैं। आपको ये भी याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 18 है कि एनसीसी महानिदेशालय द्वारा कैडेट्स कमांडेंट के लिए प्रतिवर्ष कितने घंटे श्रमदान निर्धारित किया गया है? तो यहाँ पे कैडेट्स 100 घंटे निर्धारित किए गए हैं, आपको ये याद रखना है। एनसीसी कैडेट्सों के लिए सामाजिक सेवा एवं सामुदायिक विकास गतिविधियों के तहत साल में कम से कम 100 घंटे का श्रमदान इच्छित होता है, ये आपको याद रखना है। सभी कैडेट्स के लिए साल में कम से कम 100 घंटे का श्रमदान अपेक्षित होता है। यहाँ से देखिए 18-9 क्वेश्चन एनसीसी इंटीग्रेशन एंड अवेयरनेस से आएंगे। यहाँ पे क्वेश्चन संख्या 19 है कि जय हिंद का नारा किसने दिया? स्लोगन जय हिंद वाज गिवन बाय। तो जय हिंद का नारा बच्चों नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने दिया था। नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने एक और नारा दिया था जो बहुत ही प्रसिद्ध है, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा। और इन्होंने ही आजाद हिंद फौज की स्थापना की थी और नेताजी का जन्म उड़ीसा के कटक शहर में हुआ है, ये भी आपको याद रखना है। क्वेश्चन संख्या 20 है राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम की रचना खाली स्थान द्वारा की गई, मतलब नेशनल सॉन्ग वंदे मातरम वाज कंपोज्ड बाय। तो बंकिम चंद्र चटर्जी, इसमें ए वाला ऑप्शन सही है। बच्चों इसकी रचना बंकिम चंद्र चटर्जी ने
7 नवंबर 1876 ईस्वी में की थी और 1882 में उनका जो प्रसिद्ध उपन्यास है आनंद मठ में यह प्रकाशित हुआ था। कौन सा? राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम। और सबसे पहले जो इसको गाया गया था वो कांग्रेस के अधिवेशन 1896 में गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने गाया था। ये भी आपको याद रखना है। क्वेश्चन संख्या 21 है कि राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है? नेशनल यूथ डे इज सेलिब्रेटेड ऑन। तो राष्ट्रीय युवा दिवस बच्चों 12 जनवरी को मनाया जाता है। 12 जनवरी को ही क्यों मनाया जाता है? क्योंकि 12 जनवरी को स्वामी विवेकानंद जी की जयंती है। उसी के उपलक्ष्य में हर साल 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है। और इस राष्ट्रीय युवा दिवस मनाए जाने का शुभारंभ संयुक्त राष्ट्र संघ के निर्णयानुसार सन 1984 ईस्वी को अंतर्राष्ट्रीय युवा वर्ष घोषित किया गया। इसके महत्व का विचार करते हुए भारत सरकार ने यह घोषणा की कि सन 1984 से 12 जनवरी यानी स्वामी विवेकानंद जयंती का दिन राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में पूरे देश में सर्वत्र तरीके से मनाया जाएगा। ये भी आपको याद रखना है। क्वेश्चन संख्या 22 है कि राष्ट्रीय ध्वज में सफेद रंग दर्शाते हैं। व्हाइट कलर इज नेशनल फ्लैग रिप्रेजेंट्स। तो क्या प्रेजेंट करता है यहाँ पे? सफेद रंग शांति, पवित्रता और सत्य। इसमें ए ऑप्शन सही है, पीस, प्योरिटी एंड ट्रुथ। उसी तरह से आप तिरंगे झंडे के बारे में थोड़ा बहुत आपको जानकारी होनी चाहिए। जैसे कि वर्तमान में जो हमारा फ्लैग है वो कब अपनाया गया था, ये आपको याद रखना है। 22 जुलाई 1947 को अपनाया गया था। और इसकी जो डिजाइन है वो किसने तैयार किया था? तो पिंगली वेंकैया ने तैयार किया था। और इसका जो हमारे राष्ट्रीय फ्लैग का अनुपात है वो 3:2 के अनुपात में हमेशा बनाया जाता है। ये 4-5 चीजें आपको याद रखनी है। जैसे इस तरह से सफेद रंग पूछा, उसी तरह से आपको हरा रंग और केसरिया रंग के बारे में भी पूछ सकता है। तो हरा रंग क्या दर्शाता है? समृद्धि है, विकास है, वो चीज हरा रंग दिखाता है। केसरिया रंग बलिदान को प्रदर्शित करता है। तो ये चीजें आपको याद रखनी है। क्वेश्चन संख्या 23 है कि भारत का राष्ट्रीय पक्षी है। द नेशनल बर्ड ऑफ इंडिया इज। तो भारत का राष्ट्रीय पक्षी क्या है? मोर है। उसी तरह से राष्ट्रीय जो एनिमल है वो हमारा टाइगर है। राष्ट्रीय जो ट्री है अर्थात वृक्ष है वो बरगद का पेड़ है। ये चीजें आपको याद रखनी। क्वेश्चन संख्या 14 है कि इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया? तो ये ऑप्शन के जो है सरदार भगत सिंह ने इंकलाब जिंदाबाद का नारा दिया था। ये आपको याद रखना है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन संख्या 25 है संसार की सबसे पुरानी भाषा है। ओल्डेस्ट लैंग्वेज इन वर्ल्ड इज। तो संसार की सबसे प्राचीन जो भाषा है तो इसमें बेटा तमिल ऑप्शन सही है। तमिल ही संसार की सबसे प्राचीन भाषा है और तमिल को दुनिया की सबसे पुरानी जीवित भाषाओं में से माना जाता है। इसका इतिहास बच्चों लगभग 5000 साल से अधिक पुराना है। 5000 साल से अधिक पुराना है, 5000 ईयर। क्वेश्चन संख्या 26 है कि जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था? तो जय जवान जय किसान का नारा लाल बहादुर शास्त्री जी ने दिया था। ए वाला ऑप्शन सही है। लाल बहादुर शास्त्री के बारे में जान लो। ये भारत के दूसरे प्रधानमंत्री थे। 1965 का जो भारत पाक युद्ध हुआ था उसी दौरान इन्होंने जवानों और किसानों के मनोबल के बढ़ाने के लिए यह नारा दिया था। ये भी कुछ पूछा जाता है कि भारत पाक युद्ध 1965 के दौरान भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? तो आपको ये याद रखना है लाल बहादुर शास्त्री जी थे जो भारत के दूसरे प्रधानमंत्री थे। उसके बाद एक समझौता हुआ था, ताशकंद समझौता। वो भी पूछा जाता है कि भारत पाकिस्तान 1965 युद्ध के बाद समझौता कहाँ हुआ या उस समझौते का नाम बताइए। तो ताशकंद समझौता, जहाँ पे एक आकस्मिक रूप से भारत के प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की मृत्यु हो जाती है। ये भी आपको याद रखना है। भारत के राज्यों का गठन किस सिद्धांत के आधार पर किया गया था? द स्टेट्स ऑफ इंडिया वेयर फॉर्म्ड ऑन दिस बेसिस ऑफ द प्रिंसिपल। तो यहाँ पे बच्चों भाषाई आधार पर किया गया था। ये ऑप्शन सही है। 1956 के राज्य पुनर्गठन अधिनियम के तहत भारत के राज्यों की सीमाओं के मुख्य रूप से जो सीमाएं बांटी गई वो भाषा के आधार पर तय किया गया था। तो ये आपको याद रखना है। आंध्र प्रदेश भाषा के आधार पर बनने वाला पहला राज्य है। ये भी आपको याद रखना है। तो इस तरह से भी क्वेश्चन आ सकते हैं। ये भी आपको पॉइंट जो मैं बताते चल रहा हूँ आपको कहीं लिख लेना है और याद कर किए रखना है। अभी देखिए यहाँ पे पर्सनालिटी डेवलपमेंट के क्वेश्चन आ गए और 30 क्वेश्चन आएंगे 60 नंबर के। एक क्वेश्चन कितने का होगा मैंने पहले बताया, 2 नंबर का होगा। तो 30 क्वेश्चन 60 नंबर के हो गए। वीडियो थोड़ा लंबी हो जाएगी प्यारे कैडेट्स, लेकिन इस वीडियो को आपने देख लिया तो मैं 100% गारंटी देता हूँ कि आपके पूरे क्वेश्चन सही हो जाएंगे। आपका अल्फा ग्रेड 100% बन जाएगा। और परीक्षा देने के बाद आके कमेंट बॉक्स में जरूर बताना कि हाँ सर इससे काफी 70 से 80% क्वेश्चन मैच किए। क्वेश्चन संख्या 28 है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रभावी नेता के गुण नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट गुड क्वालिटी ऑफ एन इफेक्टिव लीडर। तो ऑप्शन में देखिए क्या लिखा, असफलताओं के लिए दूसरों को दोष देना। यही ऑप्शन सही है। अच्छा मेलजोल रहना चाहिए, ये अच्छी क्वालिटी है। निर्णय लेने की क्षमता होना चाहिए, आत्म अनुशासन होना चाहिए। इसमें ए वाला ऑप्शन सही है। ये क्या है?
गुण नहीं है, अच्छे नेता के गुण नहीं होते हैं। असफलताओं पर दूसरों को दोष देना ये अच्छे नेता का गुण नहीं है, बल्कि असफलता को अपने ऊपर लेना ये अच्छे नेता का गुण होता है। क्वेश्चन संख्या 29 है कि व्हाट डज बॉडी लैंग्वेज इंक्लूड, मतलब शारीरिक भाषा में क्या शामिल है। तो शारीरिक भाषा में चेहरे के भाव एवं हाव भाव, ये वाला ऑप्शन सही है। इसमें शामिल हम चेहरे के भाव से पढ़ लेते हैं कि उसके मन में क्या चल रहा है, यही चीज यहाँ पे पूछा गया है। क्वेश्चन संख्या 30 है कि आलोचना से निपटने का सबसे अच्छा तरीका क्या है। इसमें ये वाला ऑप्शन सही, इसे सकारात्मक रूप से स्वीकार करें और सुधार करें। ये इस वाले जो पार्ट में बच्चों 2-3 बार क्वेश्चन पढ़ोगे, ऑप्शन पढ़ोगे तो सही ऑप्शन आपको खुद ही पता चलने लगेगा कि हाँ ये सही है। जैसे इसी में देखें, आलोचना से निपटने का सबसे अच्छा तरीका क्या है। ऑप्शन में लिखा था इसे नजरअंदाज करें, तो नजरअंदाज किसी आलोचना का करोगे तो आपके जो है पर्सनालिटी डेवलप नहीं होगी। हतोत्साहित हो जाना और हार मान लेना ये भी गलत है। किसी भी अगर कोई आलोचना करता है तो उस आलोचना से हमें हार नहीं मानना चाहिए, बल्कि सुधार करना चाहिए। तो वही इसमें देखिए, सकारात्मक रूप से स्वीकार करें और सुधार करें। आलोचना के समक्ष औचित्य सिद्ध करें, कि आलोचना के समय हम अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखने लगे, नहीं ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है, जबकि ऐसा ही होने पर भी हम उससे बचना नहीं चाहिए। तो अगर ऑप्शन को और प्रश्न को 2-3 बार पढ़ोगे तो अपने आप इसमें आपको सही आंसर पता चलने लगेगा। क्वेश्चन संख्या 31 है कि एक आत्मविश्वासी व्यक्ति सदैव, एक कॉन्फिडेंटल पर्सन ऑलवेज क्या होता है। अपनी क्षमताओं पर विश्वास रखता है, भाग्य पर निर्भर होता है, टीम वर्क की उपेक्षा करता है, चुनौतियों से डरे। अब देखिए, चारों ऑप्शन पढ़ने के बाद अपने आप पता चल रहा कि इसमें ए ऑप्शन सही है, अपनी क्षमताओं पर विश्वास रखता है। उसी समय क्वेश्चन 32 है कि व्यक्तित्व के विकास में अनुशासन क्यों महत्वपूर्ण है। वाई इज डिसिप्लिन इम्पोर्टेंट इन पर्सनालिटी डेवलपमेंट। तो इसमें फिर ऑप्शन आप पढ़ोगे, अपने आप पता चलने लगेगा। यह ध्यान और आत्मनियंत्रण को बनाए रखने में मदद करता है, यह लोगों को भयभीत करता है, देखो ये नहीं है। यह रचनात्मकता को प्रतिबंधित करता है, ये भी नहीं है। दैनिक जीवन में इसकी आवश्यकता नहीं है, देखो तीनों ऑप्शन नहीं है और इसमें का वाला ऑप्शन सही है। यह ध्यान और आत्मनियंत्रण को बनाए रखने में मदद करता है। चारों ऑप्शन पढ़ने के बाद अपने आप ही पता चलने लगा कि इसमें ए वाला ऑप्शन सही है। उसी तरह क्वेश्चन संख्या 33 में है कि कोई व्यक्ति निर्णय लेने के कौशल में कैसे सुधार कर सकता है। हाउ कैन ए पर्सन इम्प्रूव इन डिसीजन मेकिंग स्किल। तो फिर चारों आप प्रश्न पढ़ोगे, आपको सही उत्तर पता चलने लगेगा कि कौशल में कैसे सुधार कर सकता है। पहले परिस्थितियों का विश्लेषण करके और गलतियों से सीख कर, यही ऑप्शन सही है। दूसरों पर निर्भर रहकर गलत है। निर्णय लेने को स्थगित करना, ये भी गलत है। बिना सोचे समझे आदेशों का पालन करना, ये भी गलत है। चारों ऑप्शन पढ़ने के बाद आपको खुद ही पता चलने लगा कि पहला ऑप्शन इसमें सही है। क्वेश्चन संख्या 34 है कि मजबूत व्यक्तित्व वाला व्यक्ति आम तौर पर होता है तो कैसा होता है। पर्सन विथ स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी इज यूजुअली। तो मजबूत व्यक्ति वाला यहाँ ऑप्शन देखेंगे, आत्मविश्वासी और जिम्मेदार होता है, आक्रामक होता है, भारतीय, भयभीत एवं अनिर्णायक होता है, मौन और निष्क्रिय होता है। देखो चारों ऑप्शन पढ़ने के बाद अपने आप पता चलने लगा ए ऑप्शन सही है। क्या है, मजबूत व्यक्तित्व वाला व्यक्ति हमेशा आत्मविश्वासी और जिम्मेदार होगा। उसी तरह से हम क्वेश्चन संख्या 35 देखते हैं। क्वेश्चन संख्या 35 है कि सकारात्मक दृष्टिकोण व्यक्तित्व विकास में कैसे मदद करता है। सकारात्मक दृष्टिकोण, हाउ डज पॉजिटिव एटीट्यूड हेल्प इन पर्सनालिटी डेवलपमेंट। तो इसमें देखिए, इस चारों ऑप्शन पढ़ने के बाद आपको सही उत्तर पे अपने आप चला जाएगा। इससे आत्मविश्वास और प्रेरणा में सुधार होता है। यह लोगों को समस्याओं को नजरअंदाज करने पर मजबूर करता है, देखो ये गलत हो गया। इससे नेतृत्व क्षमता कम हो जाती है, ये भी गलत हो गया। यह लोगों को आक्रामक बनाता है, ये भी गलत। इसमें ए वाला ऑप्शन सही है। इससे आत्मविश्वास और प्रेरणा में सुधार होता है, ये वाला ऑप्शन सही है। क्वेश्चन संख्या 36 है, सार्वजनिक भाषण देने की आदत विकसित करने का सबसे अच्छा तरीका क्या है। सार्वजनिक भाषण देने का, व्हाट इज द बेस्ट वे ऑफ डेवलप ए हैबिट ऑफ पब्लिक स्पीकिंग। तो सबसे तो देखो, नियमित अभ्यास करें और फीडबैक लें। सार्वजनिक रूप से बोलने से बचें, देखो ये गलत हो गया। चारों ऑप्शन पढ़ने पर आपको खुद ही पता चलने लगेगा। जब आप सार्वजनिक रूप से बोलने से बचोगे तो आपको कैसे जो है आप अपनी आदत विकसित कर पाओगे। किताब पढ़ना लेकिन कभी बोलना नहीं, ये भी गलत हो गया। देखो, भाषण याद करें और प्रस्तुत करें, ये भी गलत है। इसमें नियमित अभ्यास करें और फीडबैक लें, का वाला ऑप्शन सही है। नियमित अभ्यास करें और फीडबैक लें, मतलब जब लोगों के सामने आप बोल रहे हैं तो अपने किसी खास व्यक्ति से ये फीडबैक लें कि हमने कैसा बोला है और कैसे स्पीच दिया है। तो वो आपको फीडबैक देगा, जहाँ पे गलती होगी उसे बताएगा और फिर उसे आप सुधार करें। क्वेश्चन संख्या 37 है कि व्यक्तित्व विकास में ग्रूमिंग का क्या अर्थ है। व्हाट डज ग्रूमिंग इन पर्सनालिटी डेवलपमेंट मीन। तो साफ सुथरा स्वरूप और अच्छी स्वच्छता बनाए रखना, महंगे कपड़े पहनना, सार्वजनिक संपर्क से बचना, ये देखो दोनों गलत है। जोर से बोलना, ये भी गलत है। तो चारों ऑप्शन पढ़ने के बाद हमें पता चलने लगा
जाएगा कि साफ सुथरा स्वरूप और अच्छी स्वच्छता बनाए रखना व्यक्तित्व विकास में ग्रूमिंग का महत्व माना जाता। क्वेश्चन संख्या 38 है कि आत्म जागरूकता का क्या अर्थ है। आत्म जागरूकता का क्या अर्थ है। व्हाट इज मीन ऑफ सेल्फ अवेयरनेस। तो आपको यहाँ पे याद रखना है। चारों ऑप्शन पढ़ने के बाद आपको खुद ही पता चल जाएगा आत्म जागरूकता का क्या अर्थ है। चारों ऑप्शन बच्चों कैडेट्स ध्यान से पढ़िए। देखिए, अपनी ताकत और कमजोरियों को समझना, व्यक्तिगत खामियों को नजरअंदाज करना, देखिए ये पहला गलत हो गया। ये अति आत्मविश्वास दिखाना, ये भी गलत हो गया। आत्म जागरूकता कैसे आती है। निर्णय लेने के लिए दूसरों पर निर्भर करना, ये भी गलत हो गया। इसमें ए वाला ऑप्शन सही हो गया। क्या है, अपनी ताकत और कमजोरियों को समझना, जिससे आपकी पर्सनालिटी डेवलप होगी और आत्म जागरूक आप बनोगे। जितनी ही अपनी ताकत और कमजोरी को समझोगे उतना ही आप जागरूक होते जाओगे। क्वेश्चन संख्या 39 है कि व्यक्तित्व निखारने के लिए महत्वपूर्ण आदत क्या है। व्हाट इज एन इम्पोर्टेंट हैबिट ऑफ इम्प्रूविंग पर्सनालिटी। फिर इन चारों ऑप्शनों पढ़ने के बाद आपको खुद ही पता चल जाएगा सही ऑप्शन क्या है। देखो, दूसरों की बात सक्रियता से सुनना, ये अच्छी आदत है। बातचीत में बाधा डालना, ये नहीं है। बिना सोचे समझे बोलना, ये भी नहीं है। नई चीजें सीखने से बचना, ये भी नहीं है। तो इसमें देखो फिर का वाला ऑप्शन सही हो गया। दूसरों की बात सक्रियता से सुनना पर्सनालिटी डेवलपमेंट में बहुत ही अहम बात होती है। जितना आप अच्छे से सुनेंगे उसे उतना ही अच्छे से आप समझ पाएंगे और फिर उस पर उतना ही अच्छा रिएक्ट कर पाएंगे। क्वेश्चन संख्या 40 है कि भावनात्मक परिपक्वता से संकेत क्या है। तो यहाँ पे के होना चाहिए। भावनात्मक परिपक्वता के संकेत क्या है। विच आर इज द साइन ऑफ इमोशनल मैच्योरिटी। तो फिर चारों ऑप्शन पढ़ने के बाद आपको सही उत्तर अपने आप पता चल जाएगा। भावनात्मक परिपक्वता के संकेत क्या है। क्रोध पर नियंत्रण रखना और तनाव से अच्छी तरह निपटना, यही होना चाहिए। जिम्मेदारी से बचना, ये देखिए गलत है। कठिन परिस्थितियों में आक्रामक प्रतिक्रिया करना, ये भी गलत है। दूसरों की भावनाओं को नजरअंदाज करना, ये भी गलत है। तो इसमें का वाला ऑप्शन सही हो गया। क्रोध पर नियंत्रण रखना और तनाव से अच्छी तरह निपटना। क्वेश्चन संख्या 41 देखते हैं कि एक अच्छा व्यक्तित्व विकसित करने का सबसे अच्छा तरीका है। द बेस्ट वे ऑफ डेवलप ए गुड पर्सनालिटी इज टू। तो ऑप्शन देखिए, संचार, आत्मविश्वास और अनुशासन पर काम करें, पहला ऑप्शन हो गया। चुनौतियों का सामना करने से बचे, देखो गलत हो गया। सफल लोगों की हूबहू नकल करें, ये भी गलत है। सफलता के लिए भाग्य पर निर्भर रहना, ये भी गलत है। देखो पहला ऑप्शन सही फिर से सही हो गया। संचार, आत्मविश्वास और अनुशासन पर काम करें। एक अच्छा व्यक्तित्व विकसित करना है तो संचार मतलब कम्युनिकेशन, अपने बोलने के तरीके, अपना आत्मविश्वास और अनुशासन, इन तीनों पर आप काम करें तो आप अपने आप स्वयं ही एक अच्छा व्यक्तित्व विकसित कर लेंगे। क्वेश्चन संख्या 42 है कि टीम वर्क और नेतृत्व के लिए कौन सा कारक सबसे महत्वपूर्ण है। तो विच फैक्टर इज मोस्ट इम्पोर्टेंट फॉर टीम वर्क एंड लीडरशिप। फिर चारों ऑप्शन पढ़ने के बाद आप खुद जान जाएंगे कैडेट्स में सही ऑप्शन क्या होगा। पहले देखिए, टीम वर्क और नेतृत्व की बात कर रहे हैं। सहयोग एवं दूसरों के प्रति सम्मान, ये सही है। दूसरों को बलपूर्वक आदेश देना, ये देखो ये गलत हो गया। टीम वर्क में किसी को आप फोर्स नहीं कर सकते हो कि किसी नहीं तुम ही ये काम करो। जिम्मेदारी से बचना, ये भी गलत है। टीम वर्क में अगर हर व्यक्ति कोई अपनी जिम्मेदारी से बचने लगा तो वो काम ही नहीं हो पाएगा। टीम के सदस्यों की अनदेखी करना, देखो ये भी गलत है। अगर आपने टीम के किसी 2 सदस्यों की अनदेखी कर रहे हैं, 2 को आप जो है बढ़ावा दे रहे हैं, तो आपकी वो टीम क्या हो जाएगी, अच्छी टीम नहीं मानी जाएगी और आप अच्छे नेता नहीं माने जाएंगे। इसमें का वाला ऑप्शन फिर से सही है। सहयोग एवं दूसरों के प्रति सम्मान, हर टीम मेंबर का आपको सहयोग करना है और उनका सम्मान करना है, तभी वो अपनी पूरी क्षमता के साथ काम करेंगे। तो ये वाले पार्ट में, पर्सनालिटी डेवलपमेंट वाले पार्ट में बच्चों चारों ऑप्शन आप जब ध्यान से पढ़ेंगे और समझेंगे, व्यवहारिक ज्ञान जो आपने लिया है उस व्यवहारिक ज्ञान से ही आप सारे ऑप्शन सही कर जाएंगे। चलते हैं अगले पार्ट पर। अब क्वेश्चन संख्या 43 है कि यदि कोई व्यक्ति गलती करता है तो उसे क्या करना चाहिए। What should be person do if they make a mistake? उसे क्या करना चाहिए। फिर चारों ऑप्शन पढ़ने के बाद आपको पता चल जाएगा कि कोई व्यक्ति गलती करता है तो उसे क्या करना चाहिए। पहला ऑप्शन दिया है, उसे स्वीकार करें, इससे सीखें और सुधार करें, बस यही सही हो जाएगा। देखिए, गलती को नजरअंदाज करें, ये गलत है। गलती के लिए दूसरों को दोषी ठहराना, ये गलत है। गलती को छिपाएं, ये भी गलत है। पहला ऑप्शन सही, गलती कर दिया तो आप उसे स्वीकार करेंगे और उस गलती से सीखेंगे और ऐसा सुधार करेंगे कि गलती दोबारा न हो। क्वेश्चन संख्या 44 है कि एक अच्छे नेता को मुख्य रूप से इस पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। ए गुड लीडर शुड प्राइमरी फोकस अपॉन। तो ऑप्शन पढ़ेंगे, गलतियों की आलोचना करना चाहिए, नहीं। टीम वर्क को प्रोत्साहित करना चाहिए, ये होता है मुख्य ने एक अच्छे नेता को ये करना चाहिए। जिम्मेदारी से बचना चाहिए, नहीं, जिम्मेदारी से बचना नहीं चाहिए। टीम की अनदेखी करना, नहीं। इसमें बी वाला ऑप्शन सही होगा, टीम वर्क को प्रोत्साहित करना। गलतियों की आलोचना करना, ये भी नहीं, गलतियों से सीखा जाता है, उसकी आलोचना नहीं की जाती। इसमें खा वाला ऑप्शन सही हो गया। क्या हो गया, एक अच्छे नेता को मुख्य रूप से इस पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए, अपनी टीम को हमेशा प्रोत्साहित रखना चाहिए, उसमें पॉजिटिविटी हमेशा भरी होनी चाहिए, भरते रहना चाहिए, उसे प्रोत्साहित करते रहना चाहिए अपनी टीम को। क्वेश्चन संख्या 45 देखते हैं, आत्मविश्वास किसके द्वारा विकसित होता है। कॉन्फिडेंस इज डेवलप्ड बाय। तो फिर ऑप्शन पढ़ने के बाद हमें पता चल जाएगा क्या है, अभ्यास करना
और अनुभव प्राप्त करना। जी हाँ, इससे आत्मविश्वास बढ़ता है। चुनौतियों से बचना, इससे आत्मविश्वास नहीं बढ़ता है। दूसरों से अनुमोदन प्राप्त करना, इससे भी नहीं बढ़ता है। दूसरों से अपनी तुलना करना, इससे भी नहीं बढ़ता। पहला ही ऑप्शन सही है। आत्मविश्वास किससे बढ़ता है, से विकसित होता है, अभ्यास करने से होता है और अनुभव प्राप्त करने से होता है। आत्मविश्वास जितने ही आप अभ्यास करेंगे और उसका अनुभव आपको होता जाएगा, उसी हिसाब से आपका कॉन्फिडेंस भी विकसित होता जाएगा। क्वेश्चन संख्या 46 देखते हैं, शारीरिक भाषा मुख्य रूप से क्या दर्शाती है। तो शारीरिक भाषा मुख्य रूप से क्या दर्शाती है? व्हाट डज बॉडी लैंग्वेज प्राइमरीली कन्वे इन कम्युनिकेशन। चारों ऑप्शन पढ़ने पे आपको खुद ही पता चल जाएगा कि शारीरिक भाषा मुख्य रूप से क्या दर्शाती है। केवल नकारात्मक भावनाएं नहीं है, छिपी हुई भावनाएं और दृष्टिकोण, इसमें यही सही होगा। छिपी हुई भावनाएं और दृष्टिकोण कुछ भी महत्वपूर्ण नहीं, ये गलत। केवल मौखिक संदेश नहीं, ये गलत। तो शारीरिक भाषा मुख्य रूप से हमारे अंदर जो हमारी भावनाएं छुपी हैं और हमारा दृष्टिकोण क्या है, वो शारीरिक लैंग्वेज से, बॉडी लैंग्वेज से दूसरों को पता चल जाता है। और वही जो हमारी शारीरिक भाषा है वो हमारी भावनाओं को हमेशा प्रदर्शित करती रहती है। हमारा दृष्टिकोण क्या है वो अपने आप आपके शारीरिक बोलचाल से, आपके व्यवहार से ये पता चल जाएगा कि आपकी भावनाएं क्या है और आपका दृष्टिकोण क्या है। क्वेश्चन संख्या 47 है कि असफलता से निपटने का सबसे अच्छा तरीका क्या है। असफलता से निपटने का द बेस्ट वे टू डील विथ फेलियर इज टू। असफलता, चारों ऑप्शन पढ़ने के बाद आपको फिर पता चल जाएगा कि क्या है। देखो, दूसरों को दोष देना ये असफलता से निपटने का अच्छा तरीका नहीं होता है। गलतियों से सीखना, बस यही सही है। गलतियों से सीखना, आप यहाँ क्या नजरअंदाज करना ये भी नहीं, शिक्षण छोड़ देना ये भी नहीं। असफलता से बचने का सबसे अच्छा तरीका क्या है? अपनी गलतियों से सीखना। एक बार गलती करेंगे, उसे सीख लेंगे, फिर दूसरी बार गलती नहीं होगी और आप धीरे धीरे सफलता दूर करके सफलता की तरफ बढ़ जाएंगे। क्वेश्चन संख्या 48 है कि निम्नलिखित में से कौन तनाव कम करने में मदद करता है। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन हेल्प रिड्यूस स्ट्रेस। गहरी सांस लेने के व्यायाम, ये इसमें सही है। जब भी तनाव होता है तो गहरी सांस लिया जाता है, ए वाला ऑप्शन सही है। अब देखिए, समस्याओं के बारे में सोचना ये गलत है, ये तो और तनाव बढ़ाता है। चुनौतियों से बचना ये भी गलत है। भावनाओं को नजरअंदाज करना ये भी गलत है। तो पहला ऑप्शन, तनाव को कम करने का सबसे अच्छा तरीका है कि आप गहरी, मतलब बड़ी बड़ी गहरी सांसें ले और तनाव कम हो जाएगा। क्वेश्चन संख्या 49 है कि इनमें से कौन मजबूत व्यक्तित्व का संकेत है। विच ऑफ दीज इज ए साइन ऑफ ए स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी। ऑप्शन देखते हैं कि आक्रामक होना ये नहीं है, चुनौतियों के बावजूद अपने मूल्यों पर अडिग रहना यही है स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी की जो है संकेत। चुनौतियों के बावजूद भी अपने मूल्यों पर अडिग रहना। क्वेश्चन संख्या 50 कि व्यक्तिगत स्वच्छता एवं सौंदर्य व्यक्तित्व विकास में किस प्रकार योगदान करते हैं। पर्सनल हाइजीन एंड ग्रूमिंग कंट्रीब्यूट टू पर्सनल डेवलपमेंट बाय। तो इसमें ऑप्शन में जो दिया है केवल शरीर बनावट को प्रभावित करता है, ये नहीं है। सफलता के लिए अनावश्यक है, ये भी नहीं है। आत्मविश्वास पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, ये भी। इसमें ए ऑप्शन सही है। अच्छा प्रभाव पैदा करता है। ऐसी व्यक्तिगत स्वच्छता और सौंदर्य व्यक्तित्व विकास पर अच्छा प्रभाव पैदा करता है, ए वाला ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 51, प्रभावी टीम वर्क के लिए कौन सी विशेषता आवश्यक है। विच ट्रेड इज एसेंशियल फॉर इफेक्टिव टीम वर्क। तो ऑप्शन में है प्रभुत्व दिखा है, सहयोग दिखा है, जाति, व्यक्तिवाद और अहंकार। तो इसमें सहयोग ही ऑप्शन सही है, बी वाला ऑप्शन सही, कोऑपरेशन। क्वेश्चन संख्या 52 है कि विकास मानसिकता विकसित करने का अर्थ है। डेवलपिंग ए ग्रोथ माइंडसेट मीन्स। तो इसमें जो है ए ऑप्शन सही है। क्या है? यह विकास की बुद्धि और कौशल में सुधार किया जा सकता है। डेवलपमेंट मानसिकता से हम बुद्धि और कौशल में सुधार कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 53, व्यक्तित्व विकास में लक्ष्य निर्धारण का मुख्य उद्देश्य क्या है। व्यक्तित्व विकास में लक्ष्य निर्धारण का मुख्य उद्देश्य, तो इसमें दिशा और प्रेरणा देना, इसमें ए वाला ऑप्शन सही है। बाकी सारे ऑप्शन गलत हैं। चारों ऑप्शन आप पढ़ोगे तो आपको खुद ही पता चल जाएगा कि क्या सही है और क्या गलत है। क्वेश्चन संख्या 54 है, भावनात्मक रूप से मजबूत व्यक्ति का महत्वपूर्ण गुण क्या है। व्हाट इज इम्पोर्टेंट ट्रेड ऑफ एन इमोशनली स्ट्रॉन्ग पर्सन। में भावनाओं को संतुलित तरीके से प्रबंधित करना, सी वाला ऑप्शन सही है। बाकी और सारे ऑप्शन गलत। क्वेश्चन नंबर 55, अच्छा निर्णय लेना किस पर आधारित होता है। गुड डिसीजन मेकिंग इज बेस्ड अपॉन। तो चारों विकल्पों में इसमें बी वाला जो विकल्प है, सावधानी पूर्वक विश्लेषण और तार्किक सोच, ये जो है अच्छा निर्णय लेना एक सावधानी पूर्वक विश्लेषण और तार्किक सोच पर निर्भर करता है। जितना ही आपका किसी विषय का, किसी टॉपिक पर विश्लेषण करना और तार्किक सोच आपकी मजबूत है, आप उतने ही अच्छा निर्णय ले पाएंगे। क्वेश्चन संख्या 56 है कि कौन सा गुण मजबूत संबंध बनाने में मदद करता है। तो विच ऑफ द क्वालिटी हेल्प इन बिल्डिंग स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप। तो इसमें जो ऑप्शन में है अहंकार नहीं करता है, भावनाओं का अनदेखी करना नहीं, इसमें सहानुभूति, बी वाला ऑप्शन सही है, एम्पैथी। दूसरों की भावनाओं को समझना और उसके प्रति संवेदनशील होना ही रिश्तों को गहरा और मजबूत बनाता है, ये इसमें सहानुभूति सही है। क्वेश्चन संख्या 57,
एक आत्मविश्वासी व्यक्ति आमतौर पर, ए कॉन्फिडेंट पर्सन यूजली, तो एक आत्मविश्वासी व्यक्ति आमतौर पर कैसा होता है ये पूछा जा रहा है। तो अपनी क्षमताओं पर अक्सर संदेह करता है, नहीं। दूसरों के सुप्रकृति की प्रतीक्षा करता है, नहीं। एक आत्मविश्वासी व्यक्ति चुनौतियों से बचता है, इसमें बी वाला ऑप्शन सही है। डर के बावजूद कार्रवाई करता है। आत्मविश्वासी व्यक्ति अगर उसे किसी चीज का डर भी होगा उसके बावजूद भी वो कार्य को आगे बढ़ाएगा। अब यहाँ से लीडरशिप के पार्ट के क्वेश्चन शुरू हो गए और लीडरशिप के 9 प्रश्न जो है आपके आते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 58, समूह गतिविधियों में स्वेच्छा से भाग लेने को क्या कहा जाएगा? का ऑप्शन सही, सहयोग कहा जाएगा। क्वेश्चन संख्या 59 है कि निर्देशों का शीघ्र एवं स्वेच्छा से पालन करना क्या कहलाता है? क्विक एंड विलिंग ओबीडियंस टू इंस्ट्रक्शन इज कॉल्ड। तो इसमें बच्चों अनुशासन, इसमें बी वाला ऑप्शन सही है, डिसिप्लिन। क्वेश्चन संख्या 60 है कि नेतृत्व का मुख्य लक्षण क्या है? फॉलोइंग आर इम्प लीडरशिप ट्रेट्स। तो इसका जो मुख्य लक्षण है पहल और अखंडता, ये भी है। निर्णय एवं न्याय, ज्ञान एवं निष्ठा, उपयुक्त सभी, इस वाले ऑप्शन में उपयुक्त सभी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 61 है कि निर्णय लेने में विवेकशीलता दिखाने का क्या अर्थ? शोइंग प्रूडेंस इज डिसीजन मेकिंग विल इन्वॉल्व। तो इसमें बच्चों चारों ऑप्शन में जो सी वाला ऑप्शन है, जानकारी एकत्र करना, पक्ष विपक्ष का मूल्यांकन करना और फिर निर्णय लेना, ये वाला ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 62, किसी व्यक्ति के व्यवहार के सभी पहलू जो उसके व्यक्तित्व का निर्णय करते हैं उन्हें क्या कहा जाएगा? ऑल एस्पेक्ट ऑफ पर्सन बिहेवियर दैट मेक हिज पर्सनालिटी विल बी टर्म। तो 62 में बच्चों चरित्र लक्षण, ये इसमें यही वाला ऑप्शन सही है, कैरेक्टर ट्रेट्स। क्वेश्चन संख्या 63 है, अत्यधिक केंद्रीकृत निर्णय लेने को क्या कहा जाता है? हाईली सेंट्रलाइज्ड डिसीजन मेकिंग विल बी कॉल्ड। तो सेंट्रलाइज्ड डिसीजन जो है वो केंद्रीय नेतृत्व, निरंकुश नेतृत्व कहलाता है, इसमें ए ऑप्शन सही है, निरंकुश नेतृत्व। क्वेश्चन संख्या 64 है कि मानवीय मूल्यों का कौन सा प्रमुख गुण नहीं है? यहाँ पे क्लियर ध्यान दीजिएगा, विच इज नॉट ए कार्डिनल वैल्यू ऑफ ह्यूमन वैल्यूज। तो इसमें साहस है, आत्म न्याय है, आत्मनियंत्रण, बलिदान, आत्म बलिदान नहीं है, बी वाला ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 65, अमेरिका की बहनों और भाइयों किस भारतीय नेता का प्रसिद्ध भाषण है? तो अमेरिका में जो है इस तरह का भाषण स्वामी विवेकानंद जी ने दिया था, शिकागो के जो सम्मेलन हुआ था वहां पे, तो स्वामी विवेकानंद सही ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 66, समान संहिता के माध्यम से प्रेषित चरित्र गुण है, सम्मान और अखंडता होता है, नैतिक साहस और कॉमरेडशिप ये भी होता है। तो इसमें उपयुक्त दोनों, इसमें सी वाला ऑप्शन सही है, ये आगे के दोनों होते हैं। अब यहाँ से डिजास्टर मैनेजमेंट के 9 क्वेश्चन चलेंगे। अभी लीडरशिप का हमने पढ़ा हम लोगों ने, अब डिजास्टर मैनेजमेंट के 9 क्वेश्चन यहाँ से देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 66 है कि NDMA स्टैंड फॉर, मतलब NDMA का पूर्ण रूप क्या है? तो NDMA का नाम मतलब होता है नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, बी वाला ऑप्शन सही है। NDMA के बारे में 3-4 चीजें और जानना बहुत ही आवश्यक। सबसे पहले इसका गठन कब हुआ? तो इसका गठन हुआ 2005 में। यह किस मंत्रालय के अंतर्गत काम करता है? तो यह गृह मंत्रालय के अंतर्गत काम करता है, आपको ये याद रखना है। और इसका नेतृत्व कौन करता है? तो NDMA का जो प्रमुख होता है वो देश का प्रधानमंत्री होता है, जो देश का प्रधानमंत्री होगा वही उसका प्रमुख होगा। और इसका मुख्यालय कहाँ है? तो इसका मुख्यालय नई दिल्ली में, ये भी आपको याद रखना है। देखते हैं क्वेश्चन कि भारत में भूकंप का सर्वाधिक खतरा किस क्षेत्र में होता है? इन इंडिया विच रीजन इज द हाईएस्ट प्रोन टू अर्थक्वेक। तो हिमालयी बेल्ट में बी ऑप्शन सही है, हिमालयी बेल्ट में होता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 69 है कि निम्नलिखित आवश्यक सेवाओं के अंतर्गत नहीं आते। तो चिकित्सा सुविधाएं ये आवश्यक सेवा के अंतर्गत आता है, संचार भी आता है, रेल सड़क या संचार भी आता है, स्कूल चलाना, इसमें डी ऑप्शन सही, स्कूल चलाना आवश्यक सर्विस के अंदर, मतलब द फॉलोइंग डज नॉट कम अंडर एसेंशियल सर्विस, स्कूल चलाना आवश्यक सर्विस के अंतर्गत नहीं आता है। क्वेश्चन संख्या 70 है कि आपदा प्रबंधन के अंतर्गत कैडेट्स को निम्नलिखित कार्यों के लिए नियोजित नहीं किया जा सकता। अंडर डिजास्टर मैनेजमेंट कैडेट्स में नॉट बी एम्प्लॉयड फॉर। तो किसके लिए? आग से प्रभावित क्षेत्र की घेराबंदी, इसमें हम लोग लगा सकते हैं। पुल ढहने पर यातायात प्रबंधन, इसमें भी एनसीसी कैडेट्स को लगा सकते हैं। नियंत्रण कक्ष में रिकॉर्ड बनाए, इसमें भी लगा सकते हैं। लेकिन इसमें सी वाला ऑप्शन, आतंकवादी हमले में स्वतंत्र तत्काल कार्रवाई, इसमें एनसीसी कैडेट्स को हम लोग नियोजित नहीं करते हैं। इसमें सी वाला ऑप्शन सही है। क्वेश्चन संख्या 71 है कि युद्ध क्षेत्र के बाहर महत्वपूर्ण पुलों की सुरक्षा की जिम्मेदारी किसकी है? नागरिक सुरक्षा संगठन, इसमें ए ऑप्शन सही है, नागरिक सुरक्षा सिविल डिफेंस ऑर्गेनाइजेशन।
क्वेश्चन नंबर 70, बाढ़ की दृष्टि से कौन सा क्षेत्र सबसे अधिक संवेदनशील है? इन टर्म्स ऑफ फ्लड्स विच एरिया इज मोस्ट प्रोन? तो बिहार का क्षेत्र, बिहार में कोसी नदी है और कोसी नदी बिहार का शोक कहा जाता है। इसमें बाढ़ हर साल आता है और आधा बिहार की फसलों को ये खराब कर देता है। तो अत्यधिक संवेदनशील एरिया बिहार का है। क्वेश्चन संख्या 73 है कि विद्युत ट्रांसफार्मर में आग का बुझाने का सबसे अच्छा तरीका क्या स्पेस है बुझाने वाला यंत्र है? इसमें बच्चों ये वाला ऑप्शन सूक्ष्म रासायनिक एक्सटिंग्विशर, इसको आपको याद रखना। क्वेश्चन नंबर 74 है कौन सा क्षेत्र चक्रवातों से सर्वाधिक प्रभावित रहता है? विच एरिया इज मोस्ट प्रोन टू साइक्लोन? तो कैडेट्स इसमें पूर्वी तट होगा, ईस्टर्न कोस्ट। क्वेश्चन संख्या 75 है कि जूते की फैक्ट्री में लगी आग को बुझाने का सबसे अच्छा तरीका क्या है? जो जूते की फैक्ट्री में लगी आग को, पहला ऑप्शन फॉर्म प्रकार एक्सिटिंग वियर, ये वाला ऑप्शन सही है। यहाँ से आपका डिजास्टर मैनेजमेंट का खत्म होता है पार्ट और यहाँ शुरू होता है SSCD। ये 32 क्वेश्चन आए, 32 नंबर के आएंगे, 16 प्रश्न। तो SSCD का मतलब होता है सोशल सर्विस एंड कम्युनिटी डेवलपमेंट। इसके 16 क्वेश्चन आते हैं। तब सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पे लिखा है 76 नंबर का, स्वच्छ भारत मिशन का उद्देश्य क्या है? व्हाट इज द एम ऑफ स्वच्छ भारत अभियान? चारों ऑप्शन आप पढ़ोगे खुद ही समझ में आए। केवल सरकारी भवनों की सफाई नहीं, भारत को स्वच्छ एवं खुले में शौच मुक्त बनाना, इसमें सी वाला ऑप्शन सही है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 77 है कि प्रदूषण का मुख्य कारण क्या है? व्हाट इज द मेन कॉज ऑफ पोल्यूशन? तो इसमें प्लास्टिक का अत्यधिक उपयोग करना। क्वेश्चन नंबर 78 है रक्तदान से निम्नलिखित में मदद मिलती है? ब्लड डोनेशन हेल्प इन, तो जीवन बचाना, वजन कम करना, तो इसमें जीवन बचाने में मदद मिलती है। जो चारों ऑप्शन है उसमें वजन कम करना गलत है, पैसा कमाना गलत है, रक्तचाप बढ़ाना भी गलत है। तो रक्तदान से हमें जीवन बचाने में मदद मिलती है। क्वेश्चन नंबर 79 है कि भारत में सामुदायिक स्वास्थ्य कार्यक्रमों के लिए कौन जिम्मेदार है? तो हु इज द रिस्पॉन्सिबल फॉर कम्युनिटी हेल्थ एंड प्रोग्राम इन इंडिया? स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय। भारत में स्वास्थ्य कार्यक्रमों के लिए स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय जिम्मेदार होता है। क्वेश्चन नंबर 80 है कि निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्जा का अच्छे स्रोत है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी? तो उसमें सौर ऊर्जा सही हो जाएगा, सी वाला ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 81 है रेड क्रॉस अपने काम के लिए जाना जाता है? द रेड क्रॉस इज नो फॉर इट्स वर्क इन, तो बी वाला ऑप्शन सही है। मानवीय सहायता और आपदा राहत के लिए रेड क्रॉस सोसाइटी जानी जाती है। क्वेश्चन नंबर 82 है कि बाल श्रम का प्रमुख कारण क्या है? व्हाट इज द मेजर कॉज ऑफ चाइल्ड लेबर? तो बाल श्रम का प्रमुख कारण जो है वो गरीबी है। क्वेश्चन नंबर 83 है कि भारत में पर्यावरण संरक्षण के लिए कौन सा संगठन जिम्मेदार है? विच ऑर्गेनाइजेशन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर एनवायरमेंट पोल्यूशन इन इंडिया? तो इसमें है CPCB, ये सी वाला ऑप्शन सही है, CPCB का फुल फॉर्म भी पूछ सकते हैं, तो आपको ये भी याद रखना है, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड। क्वेश्चन नंबर 84 है कि कौन सा अधिनियम भारत में बाल श्रम पर प्रतिबंध लगाता है? इसमें ए वाला ऑप्शन सही है, बाल श्रम निषेध अधिनियम 1986। क्वेश्चन संख्या 85 है कि वनों की कटाई का प्रमुख कारण क्या है? व्हाट इज द मेजर इम्पैक्ट ऑफ डिफॉरेस्टेशन? तो वनों की कटाई से जो सबसे प्रमुख प्रभाव पड़ रहा है वो वर्षा में कमी आ रही है। क्वेश्चन नंबर 86 है निम्नलिखित में से कौन प्राकृतिक आपदा नहीं है? विच ऑफ दिस फॉलोइंग इज नॉट ए नेचुरल डिजास्टर? आतंकवादी हमला ये मानव निर्मित आपदा है। क्वेश्चन नंबर 87 है UNDP का पूरा नाम क्या है? तो बच्चों UNDP का पूरा नाम होता है यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, ये वाला ऑप्शन सही है। क्वेश्चन संख्या 88 है कि भारत में स्वच्छ पेयजल उपलब्ध कराना किस योजना का उद्देश्य है? जल जीवन मिशन, ये वाला ऑप्शन सही है। जल जीवन मिशन का उद्देश्य भारत में शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराना है। क्वेश्चन नंबर 89, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना का प्रारंभिक उद्देश्य क्या है? व्हाट इज द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ द बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ स्कीम? इसमें देखिए बालिकाओं को शिक्षित करना और उनकी सुरक्षा करना, इसमें बी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 90 है कि कौन सी सरकारी योजना गरीब परिवारों को मुफ्त में LPG कनेक्शन प्रदान करती है? तो कैडेट्स इसमें उज्ज्वला योजना, ये वाला ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 81 है कि वर्षा का जल संचयन का सबसे बड़ा लाभ क्या है? तो वर्षा का जल संचयन से सबसे बड़ा है कि जल की उपलब्धता बढ़ जाती है, ये वाला ऑप्शन सही है। अब हेल्थ हाइजीन से यहाँ पे बच्चों 13 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, 13 प्लस। क्वेश्चन नंबर 92 है कि इनमें से कौन सा जल जनित रोग है? तो जल जनित मतलब जो पानी द्वारा हो, विच ऑफ दीज इज वाटर ब्रोन डिसीज? तो हैजा जो रोग है वो दूषित जल से होता है, यहाँ पे आपको याद रखना है, जिसे हम अंग्रेजी में कॉलेरा कहते हैं।
क्वेश्चन नंबर 93 है कि व्यक्तिगत स्वच्छता का प्रारंभिक लक्ष्य क्या है। तो व्यक्तिगत स्वच्छता, व्हाट इज द प्राइमरी गोल ऑफ पर्सनल हाइजीन। तो बीमारियों को रोकने के लिए व्यक्तिगत स्वच्छता का प्रमुख उद्देश्य जो है बीमारियों को रोकना होता है। क्वेश्चन नंबर 94 है कि संक्रमित रोगों को फैलने से रोकने का सबसे प्रभावी तरीका क्या है। डी ऑप्शन सही है, अलगाव। आप जो है अलग जितना रहेंगे उतना संक्रमण दूसरों तक कम फैलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 95, मजबूत हड्डियों के लिए कौन सा विटामिन आवश्यक है। तो मजबूत हड्डियों के लिए विटामिन डी आवश्यक माना जाता है। इसमें देखिए विटामिन डी वाला ऑप्शन सही है। क्वेश्चन संख्या 96 है कि सुरक्षित पेयजल सुनिश्चित करने के लिए क्या किया जाना चाहिए। व्हाट शुड बी डन टू इंश्योर सेफ ड्रिंकिंग वाटर। तो उबालना चाहिए, प्लास्टिक के डिब्बे में रखना चाहिए, गलत हो गया। बहता पानी पीना चाहिए, गलत हो गया। नमक मिलाना चाहिए, गलत हो गया। तो पानी को क्या चलना चाहिए, उबालना चाहिए। क्वेश्चन संख्या 97 है कि जलने की चोटों का तत्काल उपाय क्या है। द इमीडिएट ट्रीटमेंट ऑफ बर्न इंजरीज इज टू। तो जलने की चोट का तत्काल उपाय बच्चों ठंडा पानी डालना होता है। कम से कम 10 से 15 मिनट तक बहते हुए ठंडे पानी का उपयोग करने से जलन कम हो जाती है, ये आपको याद रखना है। और त्वचा के अंदरूनी ऊतकों को होने वाला नुकसान भी कम हो जाता है। इसमें 97 में बी ऑप्शन सही। क्वेश्चन संख्या 89 है कि इनमें से कौन सा तरीका अपशिष्ट निपटान के लिए सर्वोत्तम है। विच ऑफ द बेस्ट वे टू डिस्पोज ऑफ वेस्ट। तो नदी में बहाना गलत होता है, खुले में बहाना गलत होता है, सड़क पर फेंकना भी गलत होता है। इसमें सी वाला ऑप्शन सही है, पुनर्चक्रण करना। क्वेश्चन संख्या 99 है कि मलेरिया का फैलाव कैसे रोका जाता है। हु कैन बी प्रिवेंट टू स्प्रेड ऑफ मलेरिया। तो मच्छरों के प्रजनन को रोककर मलेरिया के प्रभाव को हम लोग कम कर सकते हैं। इसमें देखिए सी ऑप्शन सही है, मच्छरों की बढ़त को रोककर हम लोग इसको मलेरिया को रोक सकते हैं। क्वेश्चन संख्या 100 है, इनमें से कौन से लक्षण निर्जलीकरण के हैं। तो निर्जलीकरण का जो मुख्य लक्षण है वो मुंह सूखना और चक्कर आना। इसमें खा ऑप्शन सही है। जब हमारे शरीर में पानी की कमी होती है तो सबसे पहले मुंह सूखता और सिर चकराने जैसा महसूस होता है, सही है। क्वेश्चन संख्या 101 है, मोटापे का मुख्य लक्षण क्या है। तो मोटापे का सबसे मुख्य लक्षण है कि अधिक खाना और कसरत न करना। खा ऑप्शन सही है। कैलोरी का अधिक सेवन और शारीरिक गतिविधियों की कमी शरीर में वसा जमा होने का मुख्य कारण होती है। क्वेश्चन संख्या 103 है कि इनमें से कौन से खाद्य पदार्थ में लौह तत्व पाया जाता है। तो ऑप्शन में दूध है, सेब है, पालक है, रोटी है। तो पालक इसमें सही ऑप्शन हो जाएगा। हरे पत्तेदार सब्जियों विशेष रूप से पालक आयरन का एक बहुत अच्छा स्रोत होती है, तो आपको याद रखना है। क्वेश्चन संख्या 103 है कि एक वयस्क मनुष्य के शरीर में कितनी हड्डियां होती हैं। तो इसमें 206 हड्डियां होती हैं। आपको ये भी याद रखना है कि नवजात शिशु जो होता है, जब बच्चा पैदा होता है तो उसके शरीर में कितनी हड्डियां होती है। तो 275 से 300 हड्डियां लगभग होती हैं। और मानव चेहरे में कितनी हड्डियां होती हैं। तो चेहरे में कुल 14 हड्डियां होती हैं। अगर कपाल, पूरी खोपड़ी, पूरे सर में देखा जाए तो कुल 22 हड्डियां होती हैं। कपाल की 8, 14 चेहरे की, टोटल मिला के 22। ये भी आपको याद रखना है। क्वेश्चन संख्या 104 है कि जल्दी खराब होने वाले खाद्य पदार्थों का भंडारण कैसे किया जाता है। तो जल्दी जो खराब होते हैं खाद्य भंडारण, ऑप्शन में देखिए खुले में रखना, धूप में रखना, शीत भंडारण करना। इसमें गा वाला ऑप्शन सही है। रेफ्रिजरेटर में उसका भंडारण किया जाता है तो वो चीजें खराब नहीं होती है। क्वेश्चन संख्या 105 है, इनमें से कौन से प्रदूषण जनित रोग हैं। इसमें विच ऑफ दीज इज एयर पोल्यूशन। एयर पोल्यूशन से यहाँ पे रिलेटेड डिसीज, एयर पोल्यूशन से यहाँ प्यारे बच्चों अस्थमा हो जाता है। प्रदूषित हवा में सांस लेने से फेफड़ों पर असर पड़ता है, जिससे अस्थमा जैसी सांस की बीमारियां होने की संभावना बढ़ जाती है। इसमें खा वाला ऑप्शन सही है। अब यहाँ से एडवेंचर वाले क्वेश्चन शुरू हो जाते हैं और एडवेंचर में आते हैं बच्चों 8 क्वेश्चन। तो 8 क्वेश्चन में देखिए 106 नंबर का क्वेश्चन है कि रॉक क्लाइंबिंग में इस्तेमाल होने वाला सुरक्षा उपकरण कौन सा है। तो इसमें गा वाला ऑप्शन सही, हार्नेस एंड रस्सियां, आपको याद रखना है। क्वेश्चन संख्या 107 है कि कौन सी नदी व्हाइट वाटर राफ्टिंग के लिए भारतवर्ष में प्रसिद्ध है। तो ये गंगा नदी प्रसिद्ध है। उत्तराखंड के ऋषिकेश में गंगा नदी अपनी लहरों के कारण व्हाइट वाटर राफ्टिंग के लिए पूरी दुनिया में प्रसिद्ध है। ये आपको याद रखना है कि जो व्हाइट वाटर राफ्टिंग गंगा नदी में कहाँ होता है। तो उत्तराखंड के ऋषिकेश के पास में होता है। क्वेश्चन संख्या 108 है कि एक ऊंचे चबूतरे से खुद को इलास्टिक की रस्सियों से बांधकर कूदने को क्या कहा जाता है। तो इसको बंजी जंपिंग कहा जाता है। बी वाला ऑप्शन सही है। क्वेश्चन संख्या 109 है कि एक ऊंची चट्टान से एक रस्सी से उतरने को बोला जाता है। तो इसको बच्चों रैंपलिंग कहते हैं। क्वेश्चन संख्या 110 है कि भारत के लद्दाख में ट्रेनिंग के लिए उपयोग किए जाने वाले प्रसिद्ध दर्रे का नाम क्या है। तो लद्दाख में जो है वो खारदुल्ला दर्रा, सी वाला ऑप्शन सही है। खारदुल्ला दर्रा लद्दाख में स्थित है। यह दुनिया के सबसे ऊंचे वाहन चलाने योग्य दर्रों में से एक है, जो ट्रैकर
और बाइकर्स के बीच बहुत ही लोकप्रिय है, इसे आपको याद रखना है। क्वेश्चन संख्या 111 है कि सुरक्षित लैंडिंग सुनिश्चित करने के लिए स्काई डाइविंग में उपयोग किए जाने वाला उपकरण का नाम क्या है? तो स्काई डाइविंग में पैराशूट जो उपकरण है वो पैराशूट से हम सुरक्षित लैंडिंग करते हैं, इसमें बी वाला ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 112, भारत में निम्नलिखित में से कौन सा संगठन साहसिक गतिविधियों को बढ़ावा देता है? तो भारतीय पर्वतारोहण फाउंडेशन इसमें तो बढ़ावा देता है। इसमें एनसीसी भी हमारे साहसिक गतिविधियों को बढ़ावा देता है और इंडियन माउंटेनिंग फाउंडेशन इसमें गा वाला भी सही है। क्वेश्चन नंबर 113 है कि कौन सा भारतीय राज्य रूपकुंड झील की प्रसिद्ध ट्रैकिंग मार्ग के लिए जाना जाता है? तो रूपकुंड झील बच्चों उत्तराखंड में स्थित है, ऑप्शन में उत्तराखंड है, तो उत्तराखंड इसमें सही ऑप्शन है। अब यहाँ से ऑब्स्टिकल्स ट्रेनिंग के बच्चों 3 क्वेश्चन आएंगे, देखिए 6 नंबर लिखा है। तो ऑब्स्टिकल ट्रेनिंग का 114 नंबर क्वेश्चन है कि एनसीसी में प्रशिक्षण में निम्नलिखित में से कौन सी एक सामान्य बाधा प्रशिक्षण है? तो रस्सी पर चढ़ना, भाला फेंकना, राइफल शूटिंग, परेड मार्च। तो बच्चों इसमें है रस्सी पर चढ़ना, ये वाला ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 115, किस बाधा में जमीन को छुए बिना क्षितिज लकड़ी के बीच को पार करना शामिल है? तो डबल टिच नहीं है, लकड़ी इसमें लिखा हुआ है तो इसमें जिग जैग बैलेंस ही सही होगा। ऑप्शन के अकॉर्डिंग जिग जैग बैलेंस बेस्ट ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 16 है कि मंकी काउल बाधा के दौरान कौन सा मांसपेशी समूह अधिक सक्रिय होता है? हाथ और कंधे, इसमें देखिए कहाँ पे है, बी वाला ऑप्शन सही है, भुजाएं और कंधे। मंकी काउल बाधा के दौरान जो हमारी मांसपेशियां अधिक सक्रिय रहती हैं तो भुजाओं और कंधों की मांसपेशियां अधिक सक्रिय होती हैं। तो यहाँ से देखिए क्वेश्चन बच्चों आ रहा है कि बॉर्डर और कोस्टल एरिया से 4 क्वेश्चन आ रहे हैं। तो 117 नंबर क्वेश्चन है, किस भारतीय राज्य की तट रेखा सबसे लंबी है? गुजरात राज्य है, उसकी तट रेखा सबसे लंबी है। तट रेखा का मतलब समुद्री सीमा, तो सबसे ज्यादा तट रेखा समुद्री जो किनारा है वो गुजरात में है। क्वेश्चन नंबर 118 है कि मैक मोहन लाइन भारत और किस देश को विभाजित करता है? तो पाकिस्तान आपको पता है कि रेड क्लिफ है और मैक मोहन भारत और चीन को विभाजित करता है। क्वेश्चन नंबर 119 है कि भारत का कौन सा राज्य पाकिस्तान की सीमा को नहीं छूता? इसमें देखिए राजस्थान छूता है, गुजरात भी पाकिस्तान की सीमा को छूता है, पंजाब भी छूता है, लेकिन हिमाचल प्रदेश पाकिस्तान की सीमा को नहीं छूटता है। क्वेश्चन संख्या 120 है कि निम्नलिखित में से कौन सा द्वीप भारत का हिस्सा है? तो ऑप्शन में ये अंडमान निकोबार यही भारत का हिस्सा है, मालदीव, बाली और सेशल्स नहीं है। अब यहाँ पे स्पेशल सब्जेक्ट आर्मी का हम लोग यहाँ पे 55 क्वेश्चन करेंगे, बाकी और नेवी विंग और एयरफोर्स विंग के लिए अलग होता है। तो ये जो पेपर है अब यहाँ से आर्मी विंग वाले बच्चे देखेंगे और जो नेवी विंग है वो और एयरफोर्स विंग है वो इस वीडियो को छोड़ सकते हैं। तो क्वेश्चन संख्या 121 में है कि आर्म इन्फेंट्री और मैक इन्फेंट्री को क्या कहलाता है? तो बच्चों ये फाइटिंग आर्म मतलब युद्धक सेना कहलाती हैं। ये दोनों जो इन्फेंट्री हैं वो भारतीय सेना की वो शाखाएं हैं जो सीधे दुश्मन से आमने सामने की युद्ध करती हैं। क्वेश्चन संख्या 122 है कि युद्ध में दुश्मन को बर्बाद करने और डिफेंस में जमीन पकड़ने की जिम्मेदारी किस आर्म की होती है? तो इसमें इन्फेंट्री मतलब पैदल सेना की होती है। देखिए कहाँ पे लिखा है, ये बी वाला ऑप्शन सही है, इन्फेंट्री की होती है। इन्फेंट्री का मतलब होता है पैदल सेना। क्वेश्चन संख्या 123 है कि डिवीजन की कमांड, बीच में खाली स्थान है, रैंक के अधिकारी द्वारा की जाती है। तो डिवीजन की कमांड मेजर जनरल अधिकारी, मेजर जनरल जो अधिकारी होता है उसके द्वारा की जाती है। इसमें बी वाला ऑप्शन सही है। क्वेश्चन संख्या 124 है कि एनसीसी स्पेशल एंट्री के प्रशिक्षु स्पेस है एकेडमी में प्रशिक्षण होता है। तो अभी वर्तमान में ओटीए चेन्नई में होता है, ये आपको याद रखना। पहले ओटीए गया में होता था लेकिन अभी वर्तमान में ओटीए चेन्नई में होता है। क्वेश्चन संख्या 125 है कि शांति की स्थिति में दिया जाने वाला सर्वोच्च वीरता पुरस्कार कौन सा है? तो शांति की स्थिति में बच्चों सर्वोच्च वीरता पुरस्कार अशोक चक्र है, उसके बाद कीर्ति चक्र है, उसके बाद शौर्य चक्र है और युद्ध के दौरान सर्वोच्च वीरता पुरस्कार पीपीसी है अर्थात परमवीर चक्र है, ये आपको याद रखना है। क्वेश्चन संख्या 126 है थल सेना में अब तक खाली स्थान है अधिकारियों को फील्ड मार्शल का रैंक दिया गया। अब तक कितने अधिकारियों को? तो 2 अधिकारियों को फील्ड मार्शल की रैंक दी गई। किसे किसे दी गई है? एक सैम मानेकशॉ और केएम करियप्पा साहब, इन दोनों को अभी तक फील्ड मार्शल की रैंक प्रदान की गई है। क्वेश्चन संख्या 127 है कि थल सेना की दक्षिणी पश्चिमी कमान का हेडक्वार्टर कहाँ है? तो दक्षिणी पश्चिमी कमान का हेडक्वार्टर बच्चों जयपुर में है, लेकिन सातों कमान का हेडक्वार्टर आपको पता होना चाहिए। मैं एक बार रिपीट कर रहा हूँ, आप याद कर लीजिए कि सातों कमान का हेडक्वार्टर कहाँ कहाँ है। तो सीरियल से हम लोग याद करते हैं। इसमें देखो दक्षिणी दिया गया तो उत्तरी याद कर लेते हैं, दक्षिण के बाद उत्तर। तो उत्तरी कमान का हमारी उधमपुर में, ये ऑप्शन में देखो लिखा गया है। उत्तरी के बाद हम लोग पूर्वी कमान आते हैं, तो पूर्वी कमान हमारी कहाँ पे है? कोलकाता में। और पूर्वी के बाद हम लोग आते हैं पश्चिमी, तो पश्चिमी कमान हमारी है चंडी मंदिर अर्थात चंडीगढ़ में। उसके बाद एक कमान दक्षिणी पश्चिमी कमान वो हमारी जयपुर में है, ये ऑप्शन में लिखा गया है।
उसके बाद एक आती है मध्य कमान। मध्य कमान हमारी है लखनऊ में और सेना की जो प्रशिक्षण कमान है वो है शिमला में। इस तरह से आपको सातों कमानों का मुख्यालय याद रखना। क्वेश्चन संख्या 128 है कि फुल फॉर्म ऑफ एसएसबी। तो एसएसबी का फुल फॉर्म क्या है? तो यहाँ पे होता है सर्विस सिलेक्शन बोर्ड। इसमें बी वाला ऑप्शन सही है। एसएसबी का मतलब होता है सर्विस सिलेक्शन बोर्ड। क्वेश्चन संख्या 129 है कि 1971 युद्ध के दौरान मेघना नदी क्रॉस करने के बांग्लादेश ऑपरेशन का नाम क्या? तो उस ऑपरेशन का नाम था ऑपरेशन कैक्टस लिली। इसमें डी वाला ऑप्शन सही है। क्वेश्चन संख्या बांग्लादेश युद्ध से कई क्वेश्चन आते हैं। एक तो बांग्लादेश युद्ध के दौरान भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? भारत पाकिस्तान युद्ध 1971 के दौरान कौन सा नया देश बना? तो बांग्लादेश नया देश बना। तो इस तरह के कई क्वेश्चन इस 1971 के युद्ध से आते हैं, आप सबको याद रखिएगा। क्वेश्चन संख्या 130 है कि यूएवी का संचालन कर दुश्मन की जानकारी देना निम्नलिखित आर्म सर्विस का टास्क है। इंटेलिजेंस दल। इसमें बी वाला ऑप्शन सही है। इंटेलिजेंस दल। आर्म फोर्सेस के बाद जो मैप रीडिंग के वो 12 क्वेश्चन बी सर्टिफिकेट के एग्जाम में आते हैं। तो 12 क्वेश्चन में देखिए, सबसे पहला जो क्वेश्चन है 131 नंबर का, पहाड़ी से निचली भूमि की ओर निकला हुआ ऊंची भूमि का टुकड़ा क्या कहलाता है? इसमें सी वाला ऑप्शन सही है, स्पॉट कहलाता है। क्वेश्चन संख्या 132 है। देखिए एक निशान दिया गया है, मैप का सिंबल है, तो किसका मैप है? रोड के किनारे किलोमीटर के साथ पक्की सड़क, ये ए वाला ऑप्शन सही है। क्वेश्चन संख्या 133 है, नक्शे पर सड़कें किस रंग से चिन्हित की जाती हैं? तो नक्शे पर सड़कें बच्चे लाल रंग से चिन्हित की जाती हैं, आपको हमेशा याद रखना है। क्वेश्चन संख्या 134 है कि ईस्टिंग लाइन मैप पर कैसे दिखती है? तो लंबवत और लाल रंग से दिखती है, गा वाला ऑप्शन सही है। ईस्टिंग लाइन मतलब बच्चों जो ऐसे खड़ी खड़ी लंबवत लाइनें रहती हैं, उसका नंबर जो है जैसे यहाँ पे 15, 16, 17, 18 और ये 19, तो ये पश्चिम से पूरब की दिशा में इसके नंबर जा रहे हैं, क्रमांक जा रहे हैं, और ये इस तरह से लंबी लंबी लंबवत लाइनें होती हैं, इन्हीं को हम ईस्टिंग लाइन कहते हैं। नॉर्दिंग लाइन जो इस तरह की होती हैं, जो हॉरिजॉन्टल लाइन होती हैं, देखिए ये होती है हमारी नॉर्दिंग लाइन। मतलब इसका नंबर होता है यहाँ से 6, 7, 8, 9, मतलब जो दक्षिण का क्रमांक दक्षिण से उत्तर की तरफ बढ़े, देखो 6, 7, 8, 9, 10, ये होंगी हमारी नॉर्दिंग लाइन। आई होप आप ईस्टिंग लाइन और नॉर्दिंग लाइन समझ गए होंगे। और इन्हीं के जो नॉर्दिंगों का जो लाइनों का जाल बन रहा है, इन्हीं को हम लोग कहते हैं ग्रिड। क्वेश्चन संख्या 135 है कि नक्शा बनाने के विज्ञान को क्या कहते हैं? कार्टोग्राफी कहा जाता है, बी वाला ऑप्शन सही है। क्वेश्चन संख्या 136 है, कर्क रेखा है, कर्क रेखा 23.5 डिग्री उत्तर, इसमें ए वाला ऑप्शन सही है। क्वेश्चन संख्या 137 है कि भारत के लिए नक्शा बनाने की जिम्मेदारी किसकी होती है? तो भारत के लिए नक्शा बनाने की जिम्मेदारी सर्वे ऑफ इंडिया मतलब भारत सर्वेक्षण विभाग की होती है, इसमें ए वाला ऑप्शन सही है। क्वेश्चन संख्या 138 है कि मानचित्र पर ग्रिड रेखाएं कैसी दिखती हैं? तो मानचित्र पर ग्रिड रेखाएं लंबवत और क्षैतिज रेखाओं का संयोग को ग्रिड रेखाएं कहते हैं, जो पिछले वाले ऑप्शन में मैंने आपको समझाया है। क्वेश्चन संख्या 139 है कि कितनी कॉर्डिनल दिशाएं होती हैं? कॉर्डिनल दिशाओं का मतलब होता है बच्चों मुख्य दिशाएं, तो मुख्य दिशाएं 4 ही होती हैं। कौन कौन सी? पूर्व, पश्चिम, उत्तर और दक्षिण। क्वेश्चन संख्या 140 है कि ग्रेट बियर सप्तऋषि के कौन से स्टार पोल स्टार की ओर पॉइंट करते हैं? यहाँ पे साइड के 2 होना चाहिए ऑप्शन में, ये साइड के 2 जो स्टार होते हैं यही ध्रुव तारे की तरफ इशारा करते हैं, डी वाला ऑप्शन सही। क्वेश्चन संख्या 141 है, जिन नक्शे में खनिज, आबादी, खेती आदि दिखाई जाए उन्हें खाली स्थान मैप कहते हैं, तो उन्हें क्या मैप कहते हैं? उन्हें सांख्यिकीय मानचित्र कहा जाता है, ए वाला ऑप्शन सही है। क्वेश्चन संख्या 142 है कि द इंडियन जीपीएस इज कॉल्ड, भारत के जीपीएस सिस्टम को क्या कहते हैं? तो इसमें बच्चों बी वाला ऑप्शन सही है, नैक आईसी। तो अब यहाँ से एफसीबीसी के 12 क्वेश्चन शुरू हो गए हैं। एफसीबीसी का मतलब होता है फील्ड क्राफ्ट बैटल क्राफ्ट। तो 143 नंबर क्वेश्चन है कि खाली स्थान है कितने मीटर पर शरीर की बाहरी रेखा स्पष्ट रूप से स्पष्ट होती है और लेकिन त्वचा का रंग जैसे अन्य विवरण धुंधले हो जाते हैं? तो बच्चों ये 300 मीटर पे होता है। ये जजिंग डिस्टेंस का क्वेश्चन है। दूरी का अनुमान लगाने कितने तरीके होते हैं? 6 तरीके होते हैं, ये भी आपको याद रखना है। 300 मीटर की दूरी पर इंसान की आउटलाइन तो साफ दिखाई देती है, लेकिन चेहरे के रंग या छोटे विवरण साफ नहीं दिखाई देते हैं, ये आपको याद रखना। क्वेश्चन संख्या 144 है कि दूरियां बढ़ा चढ़ाकर अनुमानित की जाती है। तो दूरियां बढ़ा चढ़ाकर कब अनुमानित की जाती हैं? रोशनी खराब है तब भी हो जाता है, आंखों में सूरज हो तब भी दूरी बढ़ा चढ़कर पता लगता है, लेटे हुए हैं तब भी दूरी ज्यादा लगती है, तो इसमें डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, उपरोक्त सभी। क्वेश्चन संख्या 143 है कि दुश्मन टूटी फूटी जमीन में छुपा हुआ है, जिसको नजर आए फायर करें, यह कौन सा फायर कंट्रोल है? फायर कंट्रोल ऑर्डर की तरतीब आपसे पूछे जाते हैं, तो 4 तरीके से फायर कंट्रोल ऑर्डर दिया जाता है, तो इसमें संक्षिप्त फायर कंट्रोल ऑर्डर, इसे संक्षिप्त फायर कंट्रोल ऑर्डर सी वाला ऑप्शन यहाँ पे सही है। क्वेश्चन संख्या 146 है कि पूरा हाथ खोलकर अंगूठे से छोटी अंगुली तक कितने डिग्री हम लोग कवर होता है? तो 19 डिग्री कवर होता है, सी वाला ऑप्शन सही है। तो डिग्री हम लोग बाएं हाथ से हमेशा नापते हैं, ये भी आपको याद रखना है।
क्वेश्चन संख्या 147 है कि दाहिने हाथ की उंगली मिलाकर सिर के ऊपर रखना किसका इशारा है? तो दाहिने हाथ की उंगली मिलाकर सिर के ऊपर रखना नजदीक आए का इशारा है। देखिए इसमें सी वाला ऑप्शन सही है, क्लोज आए इसका इशारा है। क्वेश्चन संख्या 148 है कि इकाई की दूरी का अनुमान लगाने के लिए कितने गज के टुकड़ों को लिया जाता है? तो यहाँ पे 100 गज के टुकड़ों को लिया जाता है। यहाँ पे सी वाला ऑप्शन सही है। क्वेश्चन संख्या 149 है कि कौन सा सही है? इसमें जो चारों विकल्प है इसमें सही क्या है? नजदीक 300 गज तक, दूर 500 गज से अधिक है, मध्य दूरी 300 से 500 गज है, उपयुक्त सभी। इसमें डी वाला ऑप्शन सही है, उपयुक्त सभी। ये तीनों चीजें सही लिखी गई हैं। क्वेश्चन संख्या 150 है कौन सा सही है इसमें से विच इज करेक्ट? तो थोड़ा दाहिने लगभग 10 डिग्री होता है, बिल्कुल सही है। थोड़ा दाहिने थोड़ा बाएं 22 डिग्री हो जाता है। थोड़ा दाहिने आधा दाहिने लगभग 45 डिग्री, ये भी सही है। पूरा दाहिने लगभग 90 डिग्री, ये भी सही है। तो उपयुक्त सभी डी वाला ऑप्शन इसमें भी सही हो गया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। 151 नंबर का क्वेश्चन है कि कौन सा सही है? विच इज करेक्ट? चेहरे पर रंग लगाना, कैमोफ्लेज, कैमो पोशाक पहनना, कैमोफ्लेज, झाड़ियों के बीच छुपना, उपयुक्त सभी। तो उपयुक्त सभी इसमें ऑप्शन के हिसाब से भी इसमें डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। क्वेश्चन संख्या 152 है कि दो खंभों को रस्सी से एक साथ बांधना कहलाता है। तो इसमें बच्चों ए ऑप्शन सही है, लैसिंग कहलाता है, लैसिंग। क्वेश्चन संख्या 153 है कि दूर हो, मशहूर हो, चलने को मजबूर हो सिद्धांत किसको इंगित करने के लिए इस्तेमाल होता है? कैडेट्स, GLD भी होता है, लैंडमार्क, लक्ष्य, उपयुक्त सभी। डी वाला ऑप्शन सही है। दूर हो, मशहूर हो, चलने को मजबूर हो लैंडमार्क के लिए भी इंगित होता है, लक्ष्य के लिए भी इंगित होता है और GLD के लिए भी इंगित होता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन संख्या 154 है कि एक बड़ी चट्टान के पीछे आड़ लिए सैनिक कहलाएंगे। तो ऑप्शन है फायर से बचाव, दिखने से बचाव, फायर और दिखने से बचाव। बी सी वाला ऑप्शन सही है। तो एक बड़ी चट्टान के पीछे जो सैनिक आड़ लिए वो फायर और दिखने से बचाव के लिए लेते हैं। तो यहाँ से FCBC क्वेश्चन शुरू खत्म होते हैं और यहाँ से शुरू होते हैं क्वेश्चन इन्फेंट्री बटालियन एंड इक्विपमेंट। इन्फेंट्री बटालियन और इक्विपमेंट के क्वेश्चन शुरू होते हैं। यहाँ से 8 क्वेश्चन उसके आएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग। पहला देखते हैं कि बटालियन के हथियारों को रखने वाली जगह को खालिस्तान को कहते हैं। तो बटालियन में जो हथियार जहां रखा जाता है उसे बच्चों कोत कहते हैं। जब आप कैंप में जाते होगे तो देखो एक रूम कोत के लिए बनाया जाता है, उसे हम लोग कोत कहते हैं, जहाँ पे राइफल्स वगैरह सारे हथियार रखे जाते हैं। क्वेश्चन संख्या 156 है कि इंसास राइफल की प्रभावी रेंज क्या है? इफेक्टिव रेंज ऑफ इंसास राइफल। तो इंसास राइफल की प्रभावी रेंज है 400 मीटर, आपको याद रखना है। SLR की 300 गज है, .22 की 25 यार्ड है, ये आपको याद रखना है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन संख्या 157 है कि इन्फेंट्री की सबसे छोटी युद्धक टुकड़ी खाली स्थान होती है। तो सबसे छोटी युद्धक टुकड़ी को हम लोग सेक्शन कहते हैं। एक सेक्शन में 10 जवान होते हैं, ये भी आपको याद रखना है। क्वेश्चन संख्या 158 है कि राइफल किस सिद्धांत पर काम करती है? तो राइफल जो है वो गैस सिद्धांत पर काम करती है, ये आपको याद रखना है। क्वेश्चन संख्या 159 है कि .22 राइफल का गोला बारूद कहाँ भरा जाता है? तो .22 राइफल का गोला बारूद इस चारों ऑप्शन के हिसाब से मैगजीन सही ऑप्शन है, मैगजीन में भरा जाता है। क्वेश्चन संख्या 160 है कि 5.56 mm इंसास राइफल किस देश की बनी राइफल है? तो यह अपने देश प्यारे देश भारत की बनी हुई राइफल है, इसे आपको याद रखना है। SLR इंग्लैंड की बनी हुई है। .22 डीलक्स राइफल भारत की, लेकिन .22 नंबर 2 Mark 4 राइफल यूगोस्लाविया देश की बनी हुई है, ये भी आप याद रखिएगा। क्वेश्चन संख्या 161 है बिना देखने वाले टारगेट पर अप्रत्यक्ष फायर खाली स्थान हथियार से मुमकिन है। तो कौन से हथियार से मुमकिन है जो टारगेट हमें दिखाई नहीं देता है? तो यहाँ पे डी वाला ऑप्शन सही है, मोर्टार से वो टारगेट हम लोग मुमकिन कर सकते हैं। क्वेश्चन संख्या 162 है कि दुनिया की सबसे ज्यादा प्रचलित राइफल कौन सी है? तो दुनिया की सबसे ज्यादा प्रचलित राइफल AK-47, डी वाला ऑप्शन सही है। अच्छे बच्चे को पता है कि AK-47 सबसे ज्यादा प्रचलित राइफल है। अब यहाँ से शुरू हो जाता है मिलिट्री हिस्ट्री के क्वेश्चन और ये आते हैं 10 क्वेश्चन 20 नंबर के। और 163 नंबर का क्वेश्चन है कि 1965 के युद्ध के बाद कौन सा समझौता हुआ था? इससे पहले मैंने ये क्वेश्चन आपको बता दिया था जब वीडियो की शुरुआत में। ताशकंद समझौता हुआ था जहाँ पे लाल बहादुर शास्त्री जी का आकस्मिक निधन हो गया था। क्वेश्चन संख्या 164 है देश के पहले परमवीर चक्र विजेता थे। तो मेजर सोमनाथ शर्मा जी देश के पहले परमवीर चक्र विजेता थे, जिन्हें 1947-48 भारत पाक युद्ध के दौरान वीरता से युद्ध लड़ने के उपलक्ष्य में दिया गया था। क्वेश्चन संख्या 165 है कि वर्तमान रक्षा मंत्री कौन है? तो वर्तमान में रक्षा मंत्री बच्चों राजनाथ सिंह जी हैं, आपको याद रखना है। उसी तरह से गृह मंत्री अमित शाह जी हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं और राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू हैं। क्वेश्चन संख्या 166 है देश के पहले CDS कौन थे? तो देश के पहले CDS जनरल बिपिन रावत जी। क्वेश्चन संख्या 167 है कि सशस्त्र सेनाओं का सुप्रीम कमांडर
डॉट डॉट है। तो सशस्त्र सेनाओं का, तीनों सशस्त्र सेनाओं का सुप्रीम कमांडर हमारे देश के राष्ट्रपति होते हैं। जो भी वर्तमान में राष्ट्रपति होंगे वही सुप्रीम कमांडर होंगे। अभी वर्तमान में राष्ट्रपति कौन है ये भी आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। क्वेश्चन संख्या 168 है कि सबसे छोटी उम्र के परमवीर चक्र विजेता कौन है। तो सबसे छोटी उम्र के परमवीर चक्र विजेता इसमें देखिए सेकंड लेफ्टिनेंट अरुण क्षेत्रपाल जी हैं। क्वेश्चन संख्या 169 है कि सियाचिन ऑपरेशन को किस ऑपरेशनल नाम से बुलाया जाता है। तो ऑपरेशन मेघदूत के नाम से बनाया जाता है। इसमें डी वाला ऑप्शन सही है। क्वेश्चन संख्या 170 है कि देश के पहले फील्ड मार्शल कौन थे। तो देश के पहले फील्ड मार्शल सैम मानेकशॉ जी थे। इसमें बी वाला ऑप्शन सही है। क्वेश्चन संख्या 171 है देश के पहले न्यूक्लियर परीक्षण के दौरान प्रधानमंत्री कौन थे। तो देश का पहला न्यूक्लियर परीक्षण श्रीमती इंदिरा गांधी के दौरान हुआ था। वो समय था 1974 में। तो 18 मई 1974 को पोखरण में हुआ था और जिसे स्माइलिंग बुद्धा का कोड नेम दिया गया था, ये भी आपको याद रखना है। क्वेश्चन संख्या 172, तो आईएमए में पहले कोर्स पर आने पर पहला रोल नंबर किसका था। देखिए कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कितना डीप में जाके क्वेश्चन पूछा है कि आईएमए में जो ट्रेनिंग करने हमारे जवान जाते हैं तो पहला कोर्स जो था और पहले कोर्स में पहला रोल नंबर किसका था, जीसी डूल, जीसी स्मिथ डूल जी का था। इसमें सी वाला ऑप्शन सही है। जीसी स्मिथ डूल भारतीय सैन्य अकादमी आईएमए के पहले बैच के छात्र थे और बाद में बर्मी सेना के कमांडर इन चीफ बने। ये भी आपको याद रखना। अब यहाँ पे कम्युनिकेशन के बच्चों ये 3 क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो क्वेश्चन संख्या 173 है कि अर्जुन द्वारा नरिंदर सिंह कपानी को 20वीं सदी का गुमनाम हीरो नामित किया गया था और 2021 में उन्हें मरणोपरांत पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था। संचार में उनका आविष्कार क्या था। ऑप्टिकल फाइबर केबल, ऑप्टिकल फाइबर केबल का जो है उन्होंने आविष्कार किया था। OFC, डी वाला ऑप्शन सही है। क्वेश्चन संख्या 174, जिस तरह से हम कपड़े पहनते हैं उसे कम्युनिकेशन कहते हैं। तो कैसा कम्युनिकेशन कहते हैं यहाँ पे पूछ रहा है। तो उन्हें हम गैर मौखिक कम्युनिकेशन कहते हैं। इसमें बी वाला ऑप्शन सही है। जिस तरह से हम कपड़े पहनते हैं उसे हम गैर मौखिक कम्युनिकेशन कहते हैं। गैर मौखिक संचार में शारीरिक भाषा, हाव भाव और पहनावा शामिल होता है जो बिना बोले संदेश देता है। क्वेश्चन संख्या 175 इस वीडियो का आखिरी क्वेश्चन है। तो यहाँ पे देखिए क्या लिखा है कि दूरभाषीय वर्णमाला एन वर्ण को कैसे बोलते हैं। तो एन को वो नवंबर बोलते हैं। इसमें ए वाला ऑप्शन सही है। अंतरराष्ट्रीय रेडियो संचार में एन को नवंबर के रूप में उच्चारित किया जाता है ताकि कोई भ्रम न हो। इसे कहा जाता है ना कि ए फॉर एप्पल, बी फॉर, तो एन के लिए वो नवंबर का इस्तेमाल करते हैं। आई होप ये 175 क्वेश्चन आपने बहुत ध्यानपूर्वक देखे हैं, उसे याद किए हैं और आपका जो बी सर्टिफिकेट का पेपर है वो बहुत अच्छे से बीत जाए और इन्हीं क्वेश्चनों में से आपके बी सर्टिफिकेट में क्वेश्चन आएंगे। इसी उम्मीद के साथ कि आप पूरे वीडियो देखकर उसे क्वेश्चन याद कर लिए जिससे आपका एग्जाम अच्छे से बीते। वीडियो को अपने सभी कैडेट्स के पास शेयर अवश्य करें। कर भला हो भला की नियत रखिए जिससे सभी को लाभ हो सके। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। एनसीसी और आर्मी संबंधित सभी जानकारियों के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।